आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग सभी लोग क्लास में आ जाइए। आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं कविता क्या है निबंध को, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। कविता क्या है निबंध आप सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से जो है 100% प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे पेपर के लिए। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये निबंध जो है थोड़ा कठिन है। ठीक है, थोड़ा कठिन है और बहुत बड़ा भी है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आशा करती हूँ आप लोगों ने यह निबंध जरूर पढ़ा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है तो थोड़ा इनकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी जो है क्लिष्ट होती है ना। और निबंध भी बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो सभी तथ्य मिलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है मैंने बुक के पेजेस भी रखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने जो है उसको टाइप करके भी लिया है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा। सभी जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो आपको नहीं पता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कविता क्या है निबंध के बारे में, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित यह निबंध है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कविता क्या है एक पुस्तक भी है। ठीक है, जो आलोचनात्मक कृति है वो किसका है तो आप लोग नोट कर लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। तो कंफ्यूज आप लोग मत होना। ठीक है, अब बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, अब जो है कविता क्या है निबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो है कविता क्या है निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था तो आप लोग ध्यान रखिएगा सरस्वती पत्रिका में, प्रकाशन वर्ष है 1909 में जो है प्रकाशित हुआ था। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में जो है संकलित है। चिंतामणि भाग 1 जो है यह निबंध संग्रह है। ठीक है, और इसी में जो है कविता क्या है निबंध जो है संकलित है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि चिंतामणि भाग 1 के बारे में। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 जो है चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये कितने भाग में है तो 4 भाग में है। ठीक है ना, 4 भागों में है। पहला जो है चिंतामणि भाग 1 का जो है संपादक कौन थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिनके निबंध के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भाग 2 जो है उसके संपादक जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चिंतामणि भाग 3 के जो संपादक हैं वो हैं नामवर सिंह, और चिंतामणि भाग 4 के जो है संपादक जो हैं वो हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और आशा करती हूँ आपको ये सारी जो है बातें पता भी होंगी। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे सब जो है मेरे पास पेन नहीं है तो मैं उससे लिख नहीं सकती और फिंगर से लिखना जो है उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं बोल रही हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे चिंतामणि भाग 1। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 का पुराना नाम क्या था तो आप लोग ध्यान रखिएगा विचार विधि नाम था। ठीक है ना, चिंतामणि यहाँ पे जो चिंतामणि भाग 1 है इसका पुराना नाम था विचार विधि। ठीक है, विचार विधि नाम था। ठीक है, अब जो है विचार विधि जब इसका पुराना नाम था चिंतामणि भाग 1 का, तो इसमें जो है कितने निबंध थे अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 निबंध थे इसमें। ठीक है, फिर जो है इसमें 4 प्लस करके इसका जो है इसको प्रकाशित किया गया चिंतामणि भाग 1। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 17 निबंध हो गए, यानी चिंतामणि भाग 1 में जो है 17 निबंध संकलित है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1939 में जो है प्रकाशित हुआ, और इसमें जो है टोटल 17 निबंध है। वो 17 निबंध कौन कौन से हैं तो जानते रहिएगा। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और ग्लानि, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है। ठीक है, कविता क्या है ध्यान रखिएगा आप लोग 11वें नंबर पे है। ठीक है,
11वें नंबर पे जो है संकलित है। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध की विविध रूप। ठीक है, तो ये जो है 17 निबंध जो है टोटल यहाँ पे संग्रहित हैं। और मैंने जो है जब आपको मैंने सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो मैंने क्लासेस ली हैं निबंध की, तो वहाँ पे मैंने जो है इसको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। तो उस ट्रिक से जो है आप बहुत अच्छे से ये सभी 17 निबंध जो संकलित हैं चिंतामणि भाग 1 में, उसको बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कविता क्या है निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में 11वें क्रम पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो भी महत्वपूर्ण है मैंने लिख रखा है, तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह निबंध जो है विचारात्मक निबंध है, विचारात्मक भी है और सैद्धांतिक भी है। ध्यान रखिएगा, यह निबंध जो है विचारात्मक निबंध भी है और सैद्धांतिक निबंध भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कविता क्या है निबंध के बारे में। ठीक है, कविता क्या है निबंध में कुल जो है 13 खंड है। कितने खंड हैं? 13 खंड है। 13 खंड कह लीजिए या उपशीर्षक कह लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है अभी तक देखिए, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो खंडों से जो है प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, खंडों, ये जो 13 खंड दिए गए हैं, 13 उपशीर्षक दिए गए हैं, तो जो है यहाँ से मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो ये सारे जो 13 खंड हैं या 13 उपशीर्षक हैं, इन सभी से जो है सबका मैंने पेजेस रखा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है सबका मैंने पेजेस रखा हुआ है जो महत्वपूर्ण है, और मैंने कुछ जो है उसको टाइप करके भी लिया है। ठीक है, तो उसको हम देखते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कविता क्या है निबंध में जो कुल 13 खंड हैं उनके नाम को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा है काव्य और व्यवहार। पांचवा है मनुष्य की उच्च भूमि। छठा है भावना या कल्पना। सातवां है मनोरंजन। आठवां है सौंदर्य। उसके बाद है चमत्कारवाद। फिर है कविता की भाषा। 11वां है अलंकार। 12वां है कविता पर अत्याचार। 13वां है कविता की आवश्यकता। अब यहाँ से जो है मेरे ख्याल से आप लोग क्या करिएगा, 1 2 3 4 5 यानी जो है 1 3 से 4 जो है स्टार्टिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा, और लास्ट का 10 से लेकर 13 तक। ठीक है, इन सबको आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल 100% याद रखिएगा। अगर मिलान के लिए क्वेश्चन आता है तो अगर स्टार्टिंग का 3-4 आपको याद रहे और लास्ट का अगर 3-4 याद रहता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब जो है इस निबंध का थोड़ा सा हम सारांश देखेंगे, उसके बाद जो है इन खंडों पे हम चलेंगे। यहाँ से जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको मैंने लिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कविता क्या है निबंध के सारांश के बारे में। शुक्ल जी कहते हैं, मनुष्य अपने भावों विचारों के लिए दूसरों के भावों विचारों और व्यापार के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक जो है चला चलता है, और इसी को जीना कहता है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों विचारों के लिए जो है दूसरे के भावों या विचारों और व्यापारों के साथ जो है कहीं ना कहीं मिलाता और कहीं ना कहीं लड़ता हुआ अंत तक जो है चला चलता है, और इसी को जो है वह जीना कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है, कथन दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को यह जो है कथन पता नहीं होगा, क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये 100% जो है आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए एक बार देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। शुक्ल जी कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है। आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? तो ज्ञान दशा। ठीक है, और हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? तो रस दशा। तो इन दोनों शब्द को आप लोग जो है याद रखिए, ज्ञान दशा और रस दशा। ठीक है, उल्टा करके भी पूछ सकता है और सीधे भी पूछ सकता है, कथन तो पूछता है। ठीक है ना, तो कुछ तो नया इसमें एग्जामिनर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्तावस्था, ठीक है, यहाँ पे जो है आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहलाती है, क्यों कहा गया है? आपने कबीरदास का नाम तो बिल्कुल सुना होगा, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कबीरदास हो गए, संत रविदास हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। ये सब इन लोगों के पास जो इनकी जो आत्मा थी, वो जो ज्ञान की प्राप्ति इनको जब हुई थी, है ना, इनकी आत्मा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी आत्मा जो है कैसे मुक्त हुई? इनकी आत्मा को मुक्ति किससे मिली? ज्ञान से मिली। तो क्या कहलाया? ज्ञान दशा, ठीक है ना, वहीं से आप लोग जो है कनेक्ट करिए, ज्ञान दशा कहलाई। अब हृदय, अब यहाँ पे दिया है हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था, रस दशा का मतलब क्या होता है? आनंद, है ना, तो जो आनंद है होता है रस दशा का मतलब। तो यहाँ पे जो है हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। और आप लोगों ने कभी सोचा है कि यह जो कथन है आप लोगों को क्यों याद हो गया? क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है और हर बार आप लोग पढ़ते हैं इसको, पढ़ते पढ़ते रटते रटते जो है ये एकदम दिमाग में बैठ गया है। मुझे नहीं लगता कि इसको देखने की भी ज़रूरत पड़ती होगी किसी स्टूडेंट को। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनको जो है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो भी नए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसका जो मैंने यहाँ पे पूरा पेज रखा है, वहाँ पे मैंने 4 लाइन लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार पूरा पेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। लेखक कहते हैं, मनुष्य अपने भावों विचारों, थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ, दिख नहीं रहा, है ना। मनुष्य अपने भावों विचारों और व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत, ठीक है। अब यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका क्या नाम है? जगत है। तो यहाँ से भी कोटेशन दे के पूछ सकता है, ठीक है। तो शुक्ल जी का है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम तो वैसे कोई नहीं भूलेगा, है ना। आगे देखते हैं, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र में नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेत्र, हानि लाभ सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इस पेज को यहाँ पे रखा है, ठीक है। बद्ध रहता है इन रूपों और व्यापारों के सामने जब भी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब तक वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार कहते हैं लेखक, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो कहते हैं हृदय की, यहाँ पे देखेंगे, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं, ठीक है। इस साधना को हम भाव विभोर कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाते हैं, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, ठीक है। ये कोई ना कोई, जब मैं पढ़ाती हूँ ना, पता नहीं क्या है, कोई ना कोई मतलब आ ही जाता है। देखो ये पानी वाला आ गया, सॉरी, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता
में लीन किए रहता है। ठीक है, थोड़ा मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि एक एक लाइन को यहाँ पे पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये भूमिका है, कविता क्या है, निबंध का भूमिका दिया गया है। ठीक है, उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। आगे कहते हैं, इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार की परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक मुझे एक पेज में लगा कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और आया भी है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा पेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम चलेंगे, जो कविता क्या है, निबंध जो है उसके जो है उपशीर्षक 13 खंडों में बांटा गया है। तो उन 13 को नाम जो है मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा उसको मैंने लिया है। ठीक है, तो पहला है हमारा सभ्यता के आवरण और कविता। पहले खंड का क्या नाम है, सभ्यता के आवरण और कविता। इसमें देखिएगा, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। लेखक कहता है, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों के से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यवहारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों, यहाँ पे त्यों होगा, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता, त्यों त्यों जो है एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। दूसरी ओर जो है कवि का कर्म जो है कठिन होता जाएगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र ही नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ठीक है, कहते हैं कि काव्य में अर्थ ग्रहण से ही काम नहीं चलता, वहाँ पे जो है बिंब का भी ग्रहण होना ज़रूरी है, अपेक्षित है। ठीक है, तो ये लाइन जो है आप लोग पूरा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बिंब ग्रहण जो है अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही भी हो सकता है। यह बिंब ग्रहण कैसे हो सकता है, निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है। रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है। ठीक है, कहते हैं रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से संकल्प में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, कहता है लेखक, बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकते हैं। ठीक है, इस तथ्य पे पहुंचते हैं कि 1 रुपये का कम घी मिलता है और इससे जो है रुपये वाले ही घी खा सकते हैं, पर बिना रुपये वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता भी नहीं खा सकती, तो अधिकांश जनता रूखी सूखी खाकर जो है रहती है। फिर आगे कहता है लेखक, बिंब ग्रहण वही होता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ पर जो है कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरा पर न दृष्टि जाही, ऐसे जो है कहते हैं बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा ही सकती है। क्या है यहाँ पे, न दृष्टि जा ही सकती, नरम ही सकती, हाँ जा ही सकती है होगा, है ना, नहीं जा सकती। ठीक है, अंत में कहते हैं अतः जहाँ ऐसे पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये पूरे लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैंने इसका पेज भी रखा है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे जो है मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर अभी पहले का मैंने पेज भी रखा हुआ है, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे है ना, सभ्यता के आवरण और कविता। ठीक है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था बुक, तो इसमें थोड़ी सी जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ आया था, तो मैंने उसको टाइप करना ज़रूरी समझा, लेकिन मैंने सारे पेजेस को भी रखा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अगर मिसप्रिंट होगा तो आप लोग पेज में पढ़ लीजिएगा।
ठीक। हाँ चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब दूसरे का नाम है कविता और सृष्टि प्रसार। कलर चेंज कर लूँ क्या? चलिए कलर चेंज कर लिया मैंने। दूसरे खंड का नाम है कविता और सृष्टि प्रसार, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काव्य दृष्टि कहें तो पहला है नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य दृष्टि कहाँ रहती है? नर क्षेत्र के भीतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ताकि आप लोग को ध्यान रहे। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि और कहीं समस्त चराचर के, ठीक है। ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि काव्य दृष्टि के कितने जो है भेद बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो 3 बताया गया है, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, ठीक है ना। पहले जो है नर क्षेत्र को लेते हैं, पहले जो है इसको नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। अब पूछ सकता है कि संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में हुई है, तो नर क्षेत्र में, ठीक है, नर क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति में नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों को मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है, ठीक है। पूरे को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लेकिन इसका जो है कविता और सृष्टि, इसका भी मैंने पेज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पेज जो है नीचे मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मार्मिक तथ्य, उसके बाद जो है तीसरा उपशीर्षक है मार्मिक तथ्य। यहाँ पे देखते हैं, लेखक कहता है अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ठीक है। अब ये कथन देके पूछ सकता है कि कविता क्या है, निबंध के किस उपशीर्षक से लिया गया है या कौथे खंड से है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा और मार्मिक तथ्य। वैसे तो खंडों से क्वेश्चन नहीं आया है, खंड नहीं पूछेगा, लेकिन ये तो नाम दे ही सकता है किस से लिया गया है, ठीक है। मार्मिक तथ्य दे देगा, काव्य व्यवहार दे देगा, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्मिक तथ्य में है ये, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान संसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान संसार के भीतर ही हमारे जो भाव हैं उनका प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समशिष्ट के रूप में ही रही है, ठीक है। क्या कहता है लेखक? आरंभ में मनुष्य की जो चेतना सत्ता है वो अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समिष्ट के रूप में ही रही है। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, फिर ज्यों-ज्यों जो है मनुष्य के अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसात्मक होता गया, ठीक है ना। आगे कहता है लेखक, अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसात्मक और विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे महत्वपूर्ण लगा। स्टार्टिंग का जो है ये कुछ कथन है तो मैंने इसको लिया है, बाकी पूरा पेज मैंने रखा है, ज़्यादा नहीं है, उसमें भी नीचे थोड़े बहुत और दिए गए हैं तो उनको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला है काव्य और व्यवहार, ठीक है। काव्य और व्यवहार के बारे में देखते हैं क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लिखते हैं, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम यह कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य के कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान रखिएगा कथन के बारे में। आगे है, केवल तर्क बुद्धि या विवेचन के बल पर हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, ठीक है। हम किसी तर्क बुद्धि या विवेचन के बल पर ही किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी किसी तरह कोई भाव या वासना छिपी रहती है, ठीक है। वहाँ भी जो है कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य, यहाँ से ध्यान रखिएगा, चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ा कर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर
मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले खंड का नाम है मनुष्यता की उच्च भूमि। ठीक है, अगले खंड का क्या नाम है? मनुष्यता की उच्च भूमि। देखते हैं, लेखक कहते हैं कविता की हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता ही हृदय को प्रकृति दशा ला सकती है, यानी हृदय को प्रकृति दशा में कौन ला सकता है? तो यहाँ पे दे देगा अलंकार, कविता, वचन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कविता। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जगत के बीच क्रमशः उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ठीक है, कविता के बारे में कहा इन्होंने। आगे कहते हैं भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। ठीक है, ये नहीं है, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन में तर्जन का आभास मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले खंड का नाम है भाव या कल्पना, भावना या कल्पना। एक मिनट, अगले खंड का क्या नाम है? भावना या कल्पना। लेखक कहता है यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का एक ही अंग है। लेखक क्या कहता है भावना या कल्पना में? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे कि किस खंड से लिया गया है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का ही एक अंग है। ठीक है, तो उपासना भावयोग को देखकर आप लोग जान जाइएगा कि भावना या कल्पना खंड से लिया गया है। ठीक है, का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे। ठीक है, पुराने धार्मिक लोग जो है उपासना का अर्थ किससे लिया करते थे? तो ध्यान से ही लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीप का अनुभव करना ही उपासना है। ठीक है, ये उपासना के बारे में जो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है लेखक साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं, लेकिन साहित्य वाले जो हैं इसी को भावना कहते हैं, और आजकल के लोग क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे लेखक कहता है जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्य होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय को मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने वहाँ से पेज से मैंने जो यहाँ पे टाइप कर लिया, जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, कल्पना 2 प्रकार की होती है। यहाँ से पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कल्पना कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो या तो मिलान के लिए आ जाएगा ABC करके ऐसे। ठीक है, तो विधायक कौन कौन सी है? पहला विधायक है, विधायक है और ग्राहक है। ठीक है ना, विधायक और ग्राहक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। आगे कवि कहता है कि कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि कवि में जो है कौन सी कल्पना अपेक्षित है? तो विधायक, और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछ सकता है कि कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित रहता है? तो कौन सी कल्पना? विधायक कल्पना। ठीक है, और श्रोता या पाठक में कौन सी कल्पना होती है? तो ग्राहक कल्पना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि कवि पूर्ण चरित्र नहीं करता। कहते हैं अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि कवि जो है पूर्ण चरित्र नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है मनोरंजन, उसके बाद जो हमारा खंड है वो मनोरंजन है। देखते हैं, कवि कहता है प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। इसको भी आप पहचान जाएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं?
कि प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये लाइन। आगे है, कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कहते हैं कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला और किसी भाव में मग्न रहता है। ठीक है, कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनाना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। सही बात है, कहानी आप सुनेंगे तो आपको जो है मन में आता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जानने के लिए जो उत्सुकता बढ़ी रहती है। लेकिन कविता सुनने वाला कहता है कि ज़रा फिर तो कहिए, है ना। कविता सुनने वाला क्या कहता है, ज़रा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। ठीक है, इसका आगे का जो पेज में है वो आप लोग ध्यान, अभी मैं दिखा देती हूँ एक बार। उसके बाद जो है हमारा सौंदर्य है। सौंदर्य का देखेंगे, सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। कितनी अच्छी बात है ना। एक बात तो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लैंग्वेज है वो कठिन है, नो डाउट, लेकिन अगर आपको उनके जो शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा ना तो बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही जानकारी मिलती है कि क्या क्या मतलब सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग, है ना। तो आप लोग जो है इनके बुक्स को, जो भी इनकी रचनाएं हैं उनको आप लोग डीपली में पढ़ लिया करिए। ठीक, तो चलिए यहाँ से जो है मैंने यहीं तक लिया था, उसके बाद जो है मैंने पेजेस रखे हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया। सौंदर्य के बाद जो है हमारा आता है चमत्कार, चमत्कारवाद। देखिए चमत्कारवाद है, थोड़ा सा इसका जो है जो आप देख सकते हैं प्रिंट जो है सही नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, लिख लीजिएगा इसको, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चमत्कारवाद में सौंदर्य के बाद जो है चमत्कारवाद है। चमत्कारवाद के बारे में पढ़ते हैं। काव्य के समन्वय में, कवि कहता है काव्य के समन्वय में चमत्कार, अनुष्ठापन, ठीक है, अनुष्ठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। चमत्कार जो है क्या है, मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं चमत्कार मनोरंजन का सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता के चमत्कार को ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन याद रखिएगा। आगे भी देख लेते हैं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। ठीक है, आगे कहते हैं चमत्कार से हमारा अभिप्राय यह है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, चमत्कार से हमारा यह अभिप्राय है कि, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ, चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैचित्र, क्या लिखा है यहाँ पे, अद्भुत या वैचित्राय से नहीं। देखे ना, मिसप्रिंट है यहाँ पे, मिसप्रिंट कह रही हूँ, टाइपिंग जो है यहाँ पे सही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है। अद्भुत या वैचित्राय से नहीं, जो अद्भुत रस से आलंबन में होता हो। ठीक है, आप लोग ध्यान में देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है। आगे कहते हैं लेखक, चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्त के चमत्कार से है, उसके अंतर्गत वड़ो विन्यास, ठीक है, वड़ो विन्यास की विशेषता है, जैसे अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा में, जैसे श्लेष, चमक आदि में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, पूरे पेज को मैंने रखा है। अब जो है इसके आगे कविता की भाषा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा खंड है कविता की भाषा है। इसमें लेखक कहते हैं कविता में कही गई बात चित्र रूप से हमारे सामने आनी चाहिए। कविता में जो बात कही गई है वो चित्र रूप में हमारे सामने जो है आनी चाहिए। यह हम पहले भी कह आए हैं, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। ठीक है, आगे कहते हैं यह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में अपने अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई देता है। ठीक है, ये कविता की भाषा खंड का नाम है, तो इसका भी मैंने पेज ले लिया है।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कुछ उदाहरण देखिए, है ना, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मुझे महत्वपूर्ण लगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया इसको। धन्य भूमि वनपंथ पहारा, जह 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 नाथ पाँव धो धारा, तुलसी का है, ठीक है ना, ये जो पंक्ति है तुलसी का है। आगे है मनव उमग पग पग छवि छलके, ये भी तुलसी का है। चुनरी चारु चूरी परे, ये भी तुलसीदास का ही है, ठीक है। आगे है बनन में आंगन के बबरो बसंत है, पद्माकर का है, ठीक है। आगे है वृंदावन बागन व बसंत बसंत परे, ये भी पद्माकर का है, ठीक है। तो ये जो है पंक्तियाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसका जिक्र कविता की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो यहाँ से भी पूछ सकता है। उसके बाद जो है अलंकार है, उसके बाद जो खंड है अलंकार है, इसमें कहते हैं कविता के भापा की वह शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि कविता के आपा की, है ना, आपा की कविता में आपा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़कर दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेकर ध्यान रखिएगा, कथन पूछा जा सकता है, बाकी पूरे पेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने रखा है ये। अगला है कविता पर अत्याचार, अगले खंड का नाम है कविता पर अत्याचार, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद है कविता की आवश्यकता, ठीक है। कविता की आवश्यकता, मनुष्य के लिए कविता इतनी ही प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फिर से वही आ गया है, कोई बात नहीं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लास्ट का है कविता की आवश्यकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा निबंध समाप्त होता है, लेकिन मेरा पढ़ाना तभी सार्थक होगा आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो ही जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर स्टार्टिंग में देखेंगे सोचेंगे यार मैडम तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, चलो हटा देते हैं, है ना, हो सकता है अच्छे से मैं समझा ना पाऊँ, लेकिन जो तथ्य है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से रखा है पढ़ के, ठीक है। तो नया नया मेरा चैनल है, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। कितना काम दे के जा रही हूँ मैं आप लोगों को ठीक है, तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब तो आप लोग एक ही बार कर सकते हैं, जिन्होंने कर दिया है वो मत करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।